हेलो एंड वेलकम टू एचएम क्लास। जैसा कि हमने कल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया, हमने उसमें देखा कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स कैसे एराइजेज होती है। उसके बाद हमने देखा कि सेंटर प्रॉब्लम क्या होता है और सेंटर प्रॉब्लम जो एराइज कैसे होता है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट ने, अगर किसी ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा उस चैप्टर का, आप जाके वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसको हम लोग डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं, यहाँ पे बात होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल मार्केट के बारे में, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग मैक्रो की, तो मैक्रो में हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमिक्स को एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें मैक्रो में क्या करते हैं हम लोग, पूरी इकोनॉमिक्स को एक साथ स्टडी करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट जो भी मैक्रो में हम लोग लेते हैं, स्टडी करते हैं मैक्रो में, ठीक है, उन सब को एडअप करके हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो में उसका बिहेवियर को स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे इंडिविजुअल और कहाँ पे एग्रीगेट की बात हो रही है। तो माइक्रो का यहाँ पे आई है, आई स्टैंड फॉर होता है इंडिविजुअल। ठीक है, और यहीं हम लोग मैक्रो की बात करें तो ए एग्रीगेट के लिए होता है। इतना माइंड में रख लीजिए, बस हो गया। ठीक है, आई माइक्रो के लिए और ए मैक्रो के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी टूल्स की, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की टूल्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की टूल्स क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल हम लोग देखेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल में हम लोग डिमांड और सप्लाई करते हैं। जबकि मैक्रो की बात करें, यहाँ पे मैक्रो की, तो यहाँ पे एग्रीगेट सिर्फ लग जाता है। एग्रीगेट में सबको एक साथ एडअप करना। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो अगर इसकी हमने अभी टूल्स की बात की, तो डिमांड एंड सप्लाई होता है माइक्रो में, और मैक्रो में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। यानी अगर हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ओनली इंडिविजुअल की बात करेंगे, जबकि मैक्रो में एग्रीगेट की बात करेंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे आगे। ठीक है, और माइक्रो में हम लोग अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव, माइक्रो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव होता है पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस फाइंड आउट करना। ठीक है, क्या करना, प्राइस फाइंड आउट करना किसी भी। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें माइक्रो और मैक्रो की, तो जो मैक्रो के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हम एक पर्टिकुलर जो कमोडिटी के प्राइस फाइंड आउट करते हैं उससे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब जबकि हम लोग अगर बात करें मैक्रो की, तो इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक एग्रीगेट में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, माइक्रो में हम लोग प्राइस फाइंड आउट करते हैं और मैक्रो में हम लोग इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है उसका फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर माइक्रो में हम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की बात करते हैं, तो इसीलिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ प्राइस थ्योरी। ठीक है, हम लोग माइक्रो को प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग बात करते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस। जबकि अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम जानते हैं कि मैक्रो में हम लोग बात करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की,
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, इसलिए हम लोग इसका दूसरा नाम ये बोल सकते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर हम बात करें माइक्रो की, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी कंपाउंड है, जैसे कि एग्रीगेट, आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब को हम लोग क्या मानते हैं, तो कांस्टेंट मानते हैं। तो इन सब को हम लोग कांस्टेंट क्यों मानते हैं, तो कांस्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर इन सब को कांस्टेंट रखेंगे तो एक इंडिविजुअल यूनिट में जो भी चेंजेज आएंगे, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट में जो भी चेंजेज आएंगे वो हमें क्लियरली विजुअल होगा। ठीक है, क्या होगा, वो हमें क्लियरली विजुअल होगा। अगर हम एक इकोनॉमिक में 5 यूनिट और लेते हैं और पांचों यूनिट को एक साथ पढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्रो की स्टडी कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि मैक्रो में क्या करते हैं हम लोग, इसमें एग्रीगेट मानते हैं, यानी इस माइक्रो में इंडिविजुअल जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसको पूरा को एडअप करके यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एक साथ, ये हम जानते हैं हम लोग मैक्रो का। ठीक है, और अगर हम मैक्रो की बात करेंगे तो हम पर्टिकुलर को स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम इन सभी को कांस्टेंट मानेंगे तो अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे में जो भी चेंजेज आएगा ना, हमें क्लियरली नज़र आएगी। अगर मान लो ये 5 एक यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट। अगर हम सिर्फ इस यूनिट की बात करेंगे, अगर हम सिर्फ इस यूनिट की बात करेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे माइक्रो, कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जबकि हम लोग इस पांचों को एग्रीगेट यानी पांचों को ऐड करके हम लोग अगर कुछ भी स्टडी करेंगे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हम लोग मैक्रो का स्टडी करते हैं। माइक्रो में इंडिविजुअल की बात करते हैं और मैक्रो में एग्रीगेट किसे कहते हैं, कि जो माइक्रो में जो भी पढ़ा उसे एडअप करके जो भी निकलता है उसको हम लोग मैक्रो कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई माइक्रो और मैक्रो की। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम माइक्रो को कांस्टेंट मान लेते हैं, जबकि मैक्रो को स्टडी करते टाइम हम माइक्रो कंपाउंड, जो माइक्रो में जो भी कंपाउंड है, ठीक है, उसको कांस्टेंट मानते हैं। जैसे कि माइक्रो में कंपाउंड का से मतलब है मेरा डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी भी है इसमें। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी भी क्या है, कांस्टेंट है, इसके सॉरी कंपाउंड है। इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मान लेते हैं माइक्रो में भी। ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हम लोग क्या लेंगे, एग्जांपल में अगर माइक्रो की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, जबकि अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम और एंड इसका आउटपुट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इंडिविजुअली जो इनकम है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग नेशनल इनकम को आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसकी बात करती है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ओनली रियलिटी की बात करती है कि रियलिटी में इकोनॉमी में ये होना चाहिए, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओनली फॉर आइडियल सिचुएशन, ये बताती है कि ये इकोनॉमिक में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तो ये रियलिटी है, तो ये क्या है, वेरिएबल भी है, इसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं हम लोग। जबकि अगर हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये क्या है, आइडियल सिचुएशन पे है जो कि नॉट वेरीफाइड है, इसको हम लोग वेरीफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और थर्ड पार्ट अगर हम लोग अगर इसकी अगर पर्पस का बात करें तो क्या है, इस जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसका पर्पस क्या है, तो वो होता है कि एक रियल सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे ओनली रियल सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ओनली आइडियाज़ की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स की आइडिया देने की बात करते हैं। ठीक है, देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मैंने बताया यहाँ पर रियलिटी की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात होती है, ओनली फॉर रियलिटी की बात होती है।
तो जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो इसमें जो वैल्यू जजमेंट है, अपने तरफ से कोई भी वैल्यू जजमेंट इस पर नहीं दे सकती, क्योंकि ये रियलिटी की बात करती है, ठीक है। इसमें हम कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू जजमेंट नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉट वैल्यू जजमेंट। इसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं दे सकती। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम आइडिया और आइडियल की बात करते हैं, तो एक इकोनॉमिक्स में ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा अपना पर्सनल जो वैल्यू जजमेंट है, वो हम क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। इसलिए हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें वैल्यू जजमेंट होता है, ठीक है। और क्या इसलिए हम लोग जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं और इसको न्यूट्रल नहीं बोला जाता, ठीक है। अब देखो वैल्यू जजमेंट देख लिया कि इसमें वैल्यू जजमेंट होता है, इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर इस सबका नॉर्मेटिव और पॉजिटिव का एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए इंडिया और साउथ अफ्रीका में मैच चल रहा है, ठीक है, मैच हो रहा है ना, और इंडिया का मैच चल रहा है, उसमें इंडिया ने 250 स्कोर किया, जो कि रियल है, 250 स्कोर किया रियल है, ठीक है। और जो अफ्रीका है उसने 410 रन स्कोर किए थे। कितना रन स्कोर किए थे उसने 410 रन स्कोर किए थे, ठीक है। तो हम जानते हैं इंडिया को जीतने के लिए कितना चाहिए था, 411 स्कोर करना चाहिए था जीतने के लिए, ठीक है। तो क्या है, चाहिए था। हम लोग बोले कि हम लोग अगर नॉर्मेटिव में क्या बात करते हैं, नॉर्मेटिव में हम लोग अपना वैल्यू जजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन की बात करती है। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारा रियलिटी पे बात करता है। किस पे बात करता है, रियलिटी पे। तो रियलिटी क्या है कि इंडिया 250 स्कोर किया, रियलिटी तो यही है ना, 250 स्कोर किया, जबकि उसको स्कोर करना चाहिए था 411, क्योंकि जीतने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझ में आया हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, और उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फाइंड आउट करके हम लोग क्या करेंगे, उसको मिक्सअप करके आप लोगों के सामने पेश करेंगे, ठीक है। तो आई होप अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में उसके बगल में ही एक बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई सा भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसको देख के अपने नोटबुक और नोट कॉपी पे उतारें, ठीक है। ये आप एक बार देख लो, और इसको आप चाहो तो इसी तरह से आप एक बार नोट कॉपी इसका नोटबुक उतार सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग HM क्लास. Subscribe my channel and press the bell icon for new and latest updates on my YouTube.